गुड मॉर्निंग एमसीएल साथियों। मैं आज का होस्ट डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का इस फ्राइडे वेबिनार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख या सुन नहीं सकता। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। साथ में ही एक नोटपैड और पेन रखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पूरे वेबिनार के दौरान कुछ चंद महत्वपूर्ण बातें आपको दिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी, तो आप कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में एक पानी की बोतल लेना भी मत भूलिएगा। तो साथियों, आज का हमारा जो एपिसोड है एक महत्वपूर्ण एपिसोड है, क्योंकि आज हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां पर हमने नाबाद 150, जी हाँ दोस्तों, रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन 150वां यह एपिसोड है। और हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी कठिनाई आई, और वो रोडे, वो शुल यानी वो कांटे आज भी हमारे पथ के ऊपर पड़े हुए। हमारे पैर इस पथ पर चलते हुए घायल भी हुए हैं, लेकिन हमें ना रुकना है, हमें ना थकना है, ना हमें इस काम को कहीं पर बीच में छोड़ना है, क्योंकि परम वही भवन में तुम्हें तस्व राष्ट्रम, यानी इस राष्ट्र को एक महानतम राष्ट्र गुरुस्थानी बलस्थान पर हमें ले जाना है। तो इसी उद्देश्य को, इसी विचार को हम मन में रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का ही 150वां एपिसोड हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह इस वेबिनार की शुरुआत हम इस प्रोजेक्ट वीडियो के साथ करते हैं। साथियों, अब आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएंगी। इसके ऊपर एमसीएल शपथ, मिशन और विजन दिखाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप मेरे साथ में इस एमसीएल शपथ, मिशन और विजन को मन में दोहराइएगा। एमसीएल शपथ। एमसीएल के लिए शपथ। मैं डॉक्टर आशीष पपनराव उगले विराह क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं, और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार की सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा, और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा, और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैंने आयोजित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करे। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा,
हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें, ना ही इसकी फोटोकॉपी छायांकित प्रत तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ाने देने बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषण के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो साथियों, आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, जैसे एक छोटा सा बीज सूखा, बारिश और तूफानों के बीच मिट्टी में चुपचाप धैर्य रखकर एक विशाल वृक्ष में बनता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें और संघर्ष आपके धैर्य की परीक्षा लेकर आपको एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा एमसीएल का सफर है कुछ इसी तरह का है, एक वृक्ष की तरह है। यानी एक वृक्ष का बीज अगर कहीं जमीन पर गिरता है तो वो मिट्टी में बारिश, गर्मी, ठंड सब सहन कर कर आखिर जब उसका समय आता है तब अंकुरित होता है, और सिर्फ खुद अंकुरित नहीं होता है तो हजारों जीव जंतुओं का वो आसरा भी बन जाता है। तो हमारा एमसीएल का सफर भी इसी तरह से है, और आने वाले समय में इस सफर के साक्षीदार, इतिहास के साक्षीदार हम सभी लोग होने वाले हैं। तो साथियों, अब बढ़ते हैं इस वेबिनार के अगले चरण की ओर। मैं अब इस मंच पर ऐसे एक व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी शिक्षा एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पूरी की है। और साथियों, यह महिला भी होकर बड़े हिम्मत और धैर्य से पिछले 7 साल से एमसीएल से विचारधारा से जुड़ी हुई है और आईटी प्रोफेसर इस पद पर कार्यरत है। सो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम मावड़ तहसील मिस प्राजक्ता कंधारे मैम। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद आशीष सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार एमसीएल फैमिली। आज मैं आपको एडम स्मिथ की एक प्रेरणादायक कहानी बताने जा रही हूँ। एडम स्मिथ का जन्म 1723 में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई का बहुत शौक था।
वे घंटों किताबों में लगे रहते थे और कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करते थे। बड़े होकर उन्होंने जीवन, व्यवहार और पैसे का सही उपयोग करने के लिए लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि अगर हर व्यक्ति ईमानदार और मेहनत से अपना काम करे तो ना वो केवल खुद आगे बढ़ पाएगा बल्कि पूरी समाज का भी विकास करेगा। 1776 में उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक प्रसिद्ध बुक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि मेहनत, कौशल्य और व्यवहार किसी भी देश में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र, आधुनिक शास्त्र यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक का जनक कहा जाता है। उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो ना वो हम अपने साथ साथ समाज का भी बेहतर विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी हम हमारे अगले स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, जो है सुरेंद्र मौर्य जी। आईएसपी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तथा उन्होंने प्रोडक्शन इंडस्ट्री में 20 वर्षों 20 वर्षों का अनुभव है। वो कटनी मध्य प्रदेश से है और कृषि एवं उत्पादन क्षेत्र में अपना अनुभव और ज्ञान बांट रहे हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए और सब कुछ बताने के लिए। फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, मैं फार्मर सुरेंद्र मौर्य मध्य प्रदेश कटनी बहोरीबंद तालुका से हूँ और आज आप लोगों के बीच में एक लीडर के बारे में या उसके नेतृत्व क्षमता के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे नेतृत्व एक ऐसी कला है जो सिर्फ सबका कल्याण करती है और नेतृत्व के दम पर ही हम अपने आप को प्रगति की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेतृत्व का मुख्य तत्व, उनको बोलो पहला स्लाइड लगाने के। पहला स्लाइड लगाए मैम। नेतृत्व क्या है? परिभाषा संगठन में इसका बहुत गहरा महत्व होता है। हम लोग आगे नेतृत्व के बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मैम प्लीज। एक लीडर की दूरदृष्टि भविष्य का निर्माण करती है। जैसे आज अगर देखा जाए तो हमारे एमसीएल के जो लीडर हैं, जो इसके जन्मदाता हैं, दूरदृष्टि के माध्यम से इसका निर्माण करके हम लोगों को सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। दूसरा तत्व प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत का मतलब कि लोगों को उत्साहित करना, लोगों को मनोबल बल को बढ़ाकर उनको आगे ले जाने की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट मैम। तीसरा तत्व है मार्गदर्शन। एक अच्छे लीडर के मार्गदर्शन में जो टीम होती है बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है और लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंचती है। अच्छे नेता के गुण। एक जो महान लीडर होता है, सहानुभूति, ईमानदारी, मजबूत संचार के कौशल से अपने टीम को आदेश ही नहीं देता, अपने टीम को एकदम सशक्त बनाता है और लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सच्चे नेता अपनी टीम की गलतियों से सीखते हैं और हमेशा सकारात्मक विचार और उदाहरण के माध्यम से उसका नेतृत्व करते हैं और टीम को सक्षम बनाते हैं। जैसे एक लीडर, एक बॉस, इस चित्र में दिखाया गया है कि एक लीडर हंसते हुए अपनी टीम के साथ बात कर रहा है, पूरी टीम खुश है, एकदम सब के सब पॉजिटिव है। बगल में एक बॉस
एकदम गुस्से में दिख रहा है और उसके टीम को ले एकदम डरे हुए हैं। तो आप खुद सोच ले, एक बॉस अच्छा है कि लीडर। अब नेतृत्व विकास यात्रा, जैसे पहला चरण इसका आता है अपनी खुद की ताकत, कमियां और भावनाओं को गहराई से समझना और लोगों में शेयर करना। दूसरा चरण कौशल विकास, संचार, समाधान, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट चरण तीसरा टीम का निर्माण। टीम का निर्माण इस ढंग से लीडर करते हैं कि उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें विश्वास देते हैं कि लक्ष्य तक आप आसानी से पहुंचोगे। चौथा चरण व्यापक प्रभाव, संगठनात्मक संस्कृति को सकारात्मक आकार देकर वो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपने टीम के लोगों को खुद अपने जैसा बनाते हैं। अब एक लीडर जो होता है उसमें आभार भाव होता है, एक जो बॉस होता है उसमें अहंकार भाव होता है। अहंकार भाव बोलता है जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। आभार भाव बोलता है नहीं, जो कुछ मैं किया अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ मिलके किया। अब प्रभावी टीम के निर्माण, इसमें 3 मुख्य भूमिकाएं, जैसे विश्वास, सहयोग और सफलता। विश्वास, खुले संचार, ईमानदारी के माध्यम से टीम के सदस्यों को मजबूत करना और उनमें विश्वास स्थापित करना मुख्य होता है। सहयोग, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने का सहयोग करता है और एक संस्कृति का निर्माण करता है। सफलता, छोटी और बड़ी उपलब्धियों में जो छोटी बड़ी उपलब्धियां उनकी टीम हासिल करती है उस पे वो जश्न मनाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। नेतृत्व की विभिन्न शैलियां हैं, लेकिन यहाँ मुख्य 3 शैली पे बात की जाएगी। एक है निरंकुश शैली। नेता जो है अपने आप निर्णय लेता है, टीम से कोई बात नहीं करता। वो तुरंत के लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन वो टीम की रचनात्मक क्षमता को कम करता है। दूसरी है लोकतांत्रिक शैली। नेता महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले अपने टीम से राय लेता है, सुझाव लेता है, टीम की सहभागिता बढ़ाता है और एक दूसरे की मदद से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। एक है तीसरी हस्तक्षेपी शैली। नेता इसमें हस्तक्षेप नहीं करता और स्वतंत्र रूप से टीम को संचालित करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेतृत्व का वास्तविक प्रभाव। नेतृत्व जो है गुणवत्ता की कुंजी है। गैलप के शोध के अनुसार टीम के जुड़ाव, उत्पादकता और समग्र प्रदर्शन में 70% का अंतर केवल लीडरशिप पे होता है, नेतृत्व क्षमता पे होता है। वो उसके व्यवहार के कारण होता है। टीम के प्रदर्शन पर नेतृत्व का प्रभाव, जैसे प्रभावी नेतृत्व हमें 95% रिजल्ट देता है, औसत नेतृत्व मात्र 60% और कमजोर नेतृत्व 35% ही हमको रिजल्ट दे पाता है। आज का टॉपिक सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को पूरा करता है। थैंक यू। इसके बाद मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। हमारे ही बीच एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। उनके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं। जैसे इन घनघोर अंधेरी राहों पर जब लोगों का चलना दुश्वार हुआ, एक युग पुरुष दीप जलाए दिल में राहों पर चलने को तैयार हुआ। पद छोड़ा, गरिमा छोड़ी, सारी सुख सुविधा को छोड़ दिया। कैसे सुख सुविधा में हो जीवन सबका, इन बातों से नाता जोड़ लिया।
चला बटोही राहों पर, दो चार नहीं हजार मिले, बढ़ा कदम जो उठी नजर, देखा लाखों तैयार मिले। और उसमें भी कुछ लोभी कुछ थे उसमें सरल सशक्त सिपाही, कुछ लोभी मक्कार मिले, मक्कारों की मक्कारी करने खत्म, राजद सेना ले तैयार मिले। साधों ने देखा जो सपना, सोचे कैसे उसको साकार करूं, प्यार करे सारी दुनिया मुझको, मैं सारी दुनिया को प्यार करूं। सजी है सेना साघों की, जिसमें दिग्विजयी सूरों की भरमार, बन दिनकर बन प्रियस आनंद आया, मिटा दिया सब अंधियार। पाल दिया दिशा है किश्ती को, जो चीरे जल की धार, जो बढ़कर चीरे जल की धार। अनुरागमय है समूह हमारा, बांटे सबको सबका अधिकार, अब नहीं है फिकर कोई, होंगे सपने सबके साकार। हे एमसीएल तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। थैंक यू मैम, आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा जिसे आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो इसके रचनाकार, सलाहकार, हमारे आदर्श आइडियल डॉक्टर शाम शिवाजी घोलप सर। प्लीज सर, ओवर टू यू, मंच आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव ऐसे मार्गदर्शन के लिए और बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए एक बिजनेस रोडमैप तैयार किया है और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसीएल ने किया है। इसकी पहली किस्त भी हमें मिल चुकी है और इसे इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन है वो भी हमें मिला है। हमारा काम अभी बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई कंपनी पहली बार इतने बड़े फंड को रिसीव कर रही है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है, जिसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्रूवल इसके लिए जरूरी है। इन सभी डिपार्टमेंट का अप्रूवल हमें मिला है, सभी परमिशन अभी हमारे पास है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का पेपर वर्क का काम था वो पूरा हो चुका है। अभी हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन शुरू करने के स्टेज पे है, लेकिन हमें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है। वो इसलिए कहा गया है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था उस दौरान सभी तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स, रेमिटेंसेस जो नई कंपनी के लिए थे उसको होल्ड पे रखा था। और उस दौरान सिर्फ जो नॉर्मल एस्टेब्लिश कंपनीज है उनके सभी तरह के बिजनेसेस चल रहे थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन सब कुछ चल रहा था। लेकिन नई कंपनियों के बारे में, ऐसे नए जो फंड थे वो सब इस युद्ध के दौरान होल्ड पे थे। अभी इनको जबकि युद्ध खत्म हो चुका है, तब इनको शुरू करने के लिए फिर एक नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा, हम इसके ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे। अभी कोई भी प्रोसेस हमारी बाकी नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, एक बार इसकी शुरुआत होने के बाद ये जो प्रोसेस प्रक्रिया अभी तक जो हुई है ना, ये पहली और आखिरी बार है और हमारे फंड के पूर्ण राशि के लिए है। यानी एक बार शुरू होने के बाद आने वाले सभी ट्रांचेस ये स्मूथ और एफिशिएंट रहेंगे और बिना किसी प्रोसेस के होंगे। और दोस्तों, इस पूरे राशि के साथ, इस फंड के साथ हमें अपने लेजिटिमेट लायबिलिटी तो पूरी करनी है, खत्म करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने बिजनेस रोड मैप को कंप्लीट करना है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण इशू
जिसकी वजह से आज एमसीएल में ये परिस्थिति बनी हुई है, वो ये है कि हमने अपने आप को एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश ही नहीं किया। इसकी वजह से इतनी सारी प्रोसेसेस है, इसकी वजह से इतना सारा विलंब या देरी लग रहे हैं, और कई सारे एलिगेशंस इसकी वजह से हो रहे हैं। और इसलिए जैसे ही ये फंडिंग की शुरुआत होगी, ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी, तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम सब मिलकर करेंगे वो होगा बिजनेस डेवलपमेंट। हमारा रोड मैप है कि हमें अपने परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। और ये पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी व्यवस्था हमने की है। और एक बार हमने ये कर दिया तो हम ये एस्टैब्लिश करेंगे कि मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है, और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने आप को एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत हमें फंड रिसीव करने के लिए हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये जो एलिगेशंस कुछ है, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी करके हम उभरेंगे। एक ऐसी कंपनी जिसमें कई सारे राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। यह बात अलग है कि आज हमारे जो फंडिंग पार्टनर है वो इतने कैपेबल है कि हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन सभी प्रोसेसेस में, इस सभी स्टेप्स के ऊपर, और आने वाले दिनों में जैसे हमें अपने कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करना है, इन सभी चीजों के लिए ये गवर्नमेंट एजेंसीज, ये अथॉरिटीज जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों, फंडिंग का जो काम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो गए, हम इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे। और ट्रांजेक्शन के बाद ना एक व्यवस्था आपके सामने होगी। एक ऐसी व्यवस्था एमसीएल ने तैयार की है कि इसके बाद कभी भी हमें इस फंडिंग का इशू डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था आपके सामने होगी। मैं समझता हूं कि इसको विलंब हो रहा है, इसको जरा डिले हो रहा है, और इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियां, दिक्कतें, संकट हम सबके लिए बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ टेम्पररी है। एक बार इस फंडिंग के ट्रांजेक्शन की शुरुआत होने के बाद 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के भीतर ये सब माहौल चेंज होने वाला है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर हफ्ते मैं इस फंडिंग के बारे में आपके सामने चर्चा करता हूं, आपके सामने वो जो हकीकत है, जो स्टेटस है, वो रखता हूं। लेकिन कभी भी आपने मुझे ऐसे डाउट में कभी देखा नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे परिवार में सभी लोग इतने अच्छे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी इस अपने बिजनेस ट्रैक पे आए, अपने विजन और मिशन के लिए काम करें। और आज जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें तो कई सारे ऐसे अच्छे लोग हैं कि जो अपने लेवल पे इस फंडिंग का इंतजाम करने की भी कोशिश करें, इनफैक्ट किया भी होगा। ये सभी लोग मुझे प्रपोजल्स देते हैं, मुझे बताते हैं कि सर, हम ये कर सकते हैं, हम मिलकर इसको करते हैं। ऐसे कई सारे प्रपोजल्स मुझे प्राप्त होते भी हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच पे उन सबका बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम कभी भी ऐसे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी पे पर कभी काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। और बात सिर्फ इस लीगल सिचुएशन से निकल के अपनी कंपनी को ट्रैक पे लेके आना उसकी नहीं है ना। बात है अपने विजन और मिशन को पूरा करने की। बात है उस फंड की जो फंड हमें चाहिए, उस पूरा जो बिजनेस रोड मैप उसको पूरा करने की, और वो इंतजाम हमने किया है। इसलिए मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता। कहीं भी कोई भी परिस्थिति हो, मैं इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट इसलिए होता हूं क्योंकि ये सब काम बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। और आप भी इस फंडिंग को लेके ना जरा भी बिल्कुल ना डिस्टर्ब हुई है, ना इसके बारे में कोई चिंता कीजिए, बिल्कुल नहीं। फंडिंग का काम हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे स्केल पे हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति का, मां का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके लिए है। ये फंडिंग आपके और मेरे लिए नहीं है, ये फंडिंग उस पर्पज के लिए है जो पर्पज इस फंडिंग के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से हम आने वाले दिनों में पूरा करने वाले हैं, इस पर्यावरण के लिए, इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो दोस्तों,
बहुत ही जल्दी इस ट्रांजिशन की शुरुआत होगी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और मिलकर हम सभी अपने विजन और मिशन के लिए काम करेंगे। और दोस्तों, जैसे ही इस फंडिंग की शुरुआत होगी ना, हम बिजनेस के ऊपर काम करेंगे, लेकिन बिजनेस को जिस तरीके से करेंगे, एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अभी तक किसी ने इस तरह से बिजनेस किया नहीं होगा, किसी ने अभी तक ऐसे सोचा भी नहीं होगा इस तरह से बिजनेस हम करेंगे। हम बिजनेस को एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह करेंगे, क्योंकि वैसा ही करना होगा, ऐसी परिस्थिति आज तैयार हुई है। हमने एमसीएल की स्थापना एक उद्देश्य के साथ की है, और वो उद्देश्य है कि हमें अपनी इस मां को, इस धरती को, इस दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। और इसका सोल्यूशन है कि हम ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी बिजनेस के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से आज ये संकट इतना बड़ा बन चुका है, जिस तरह से ये हर दिन गहरा होता जा रहा है, हमें सॉल्यूशन के ऊपर भी काम वैसे ही करना पड़ेगा, उसी स्केल के ऊपर करना पड़ेगा, उसी स्पीड के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस धरती के लिए काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। और सबसे महत्वपूर्ण है ना कि ये आंदोलन हम नहीं, ये आंदोलन लोग करेंगे। ये आंदोलन कस्टमर्स करेंगे, उपभोक्ता करेंगे। कोई भी कंपनी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि जो कंपनियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतना सब कुछ करती है, कि एक ऐसी कंपनी आएगी जहां कस्टमर्स खुद बिजनेस को करेंगे। और यही आंदोलन हमारे साथ होगा। और आंदोलन का मतलब ये नहीं कि ये लोग ये मोर्चे निकालेंगे या जुलूस निकालेंगे। आंदोलन का मतलब ये बिजनेस ही करेंगे, लेकिन एक आंदोलन की तरह करेंगे। आंदोलन की तरह यानी दिन रात बिजनेस करेंगे, और बिजनेस के माध्यम से ये जो तेल आधारित चीजें ना, उसे रिप्लेस करेंगे कृषि आधारित चीजों के साथ। दोस्तों, हम बिजनेस के माध्यम से पूरी दुनिया को बता देंगे कि हर वो चीज जो आज तेल से तैयार हो रही है ना, उसे हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो कृषि से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों, ये जो आंदोलन होगा, ये जिस जिस इस नए पर्व की जो हम शुरुआत करेंगे, इस नए पर्व का नाम ही होगा, शीर्षक ही होगा, मां को बचाना है। इसका उद्देश्य भी होगा, मां को बचाना है। तो दोस्तों, ये सभी लोग जो आंदोलन करेंगे, ये हम जिसे जिन्हें उपभोक्ता लोग, कस्टमर्स कहते हैं, ये सभी लोग आंदोलन का हिस्सा इसलिए बनेंगे ताकि ये सभी लोग अपनी मां से बेहद प्यार करते हैं। ये सभी लोग अपनी मां के साथ, अपनी प्रकृति के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। हम सभी प्रकृति का एक हिस्सा है। इनफैक्ट इस दुनिया में रहने वाले हर जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, वनस्पति, मनुष्य, ये सब कुछ एक ही परिवार का हिस्सा है, जिस परिवार की मां है ये प्रकृति। और सिर्फ सजीव ही नहीं है, ये निर्जीव हम जिसे कहते हैं, लेकिन ये पहाड़, ये पानी, ये मिट्टी, ये हवा, ये भी हमारे प्रकृति का बहुत अहम हिस्सा है। और इन सबके साथ मनुष्य बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड, जुड़ा हुआ है। और इस मां को बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए यह आंदोलन होगा। इस परिवार को बचाने के लिए ही लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे। देखो, यह बात अलग है कि इस बिजनेस के माध्यम से लोग अपने जो आर्थिक और सामाजिक जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। हम हर परिवार को सक्षम करेंगे बिजनेस के माध्यम से। लेकिन जो कारण होगा जिसकी वजह से लोग जुड़ेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत होगी, इस क्रांति की शुरुआत होगी, वो होगी अपनी मां को बचाने के लिए। और इस आंदोलन के लिए जो मंच होगा वो एमसीएल तैयार करेगा, जिसका नाम होगा 5E मिशन। दोस्तों, प्रकृति ने, हमारे मां ने एक बहुत ही सुंदर ऐसी व्यवस्था इस दुनिया में की है। यानी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हर घटना जो होती है ना, वो सस्टेनेबल होती है। कोई भी चीज जो होती है ना, वो सस्टेनेबल होती है। कोई भी वनस्पति, प्राणी, किसी भी चीज को अगर जिसका उपयोग करे और उसके बाद उसको छोड़ दे, हर चीज का विघटन होता है, रिसाइकलिंग होती है, फिर से वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, फिर से वो प्रकृति में समा जाते हैं। और इस तरह से दुनिया करोड़ों सालों से चलती आ रही है। और ये करने के लिए जो व्यवस्था कुदरत ने तैयार की है, मां ने तैयार की है, वो व्यवस्था है सूक्ष्म जीवों की, वो व्यवस्था है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो व्यवस्था ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सूक्ष्म त्रुटि जो हम देखते हैं, ये सब, ये वो व्यवस्था है कि जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने इतने करोड़ों सालों तक इस दुनिया को सस्टेनेबल वे में चालू रखा है। हर वो चीज जो तैयार होती है इस प्रकृति में, उसको रिसाइकल करके फिर से उसके जो तत्व वो इस पंच तत्व में विलीन होते हैं और फिर से हमें मिलते हैं।
इनफैक्ट हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के ऊपर भी ये जो त्वचा है, ये स्किन है ना, ये बहुत बड़ा डिफेंस है कई सारे बीमारियों के अगेंस्ट। और ये भी बना हुआ हुआ है कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीवों की वजह से, जो से इनफैक्ट हमारे अंदर भी सूक्ष्म जीवों का इतना एक एक सिस्टम है कि जो हम जो कुछ खाते हैं वो हर चीज हमें वो विघटन करके हमें अवेलेबल करके देता है, हमारा पोषण करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे जो मिट्टी है ना, जो हर एक जीव की उत्पत्ति है, ये मिट्टी की भी सुपीकता या इसको बढ़ाती है ये सूक्ष्म जीव। हम कहते हैं ना मिट्टी में जान होती है, और ये मिट्टी बेजान हो गई है, एक्चुअली उसमें जान होती है। और वो जान होती है सूक्ष्म जीव, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हर चीज का विघटन करके वो जो न्यूट्रिएंट्स, वो जो तत्व है, वो तत्व इस जीव जीव के लिए प्रदान करते हैं। और उसी की वजह से, इस मिट्टी की वजह से फिर हमें हर तरह की जीव की उत्पत्ति होती है। और हम एक केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके इस मिट्टी को एक्चुअली बेजान करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको मार डालते हैं, इनको खत्म करते हैं। दोस्तों एक चम्मच अगर हम अच्छी उपजाऊ मिट्टी लें, तो उसमें इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी हमारे इस दुनिया में जितने मनुष्यों की आबादी है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जीव एक सिंगल चम्मच के ऊपर होते हैं। तो ये व्यवस्था है जो कुदरत ने तैयार की है। और ऐसी ही व्यवस्था में जब ये तेल से बने हुए प्रोडक्ट आते हैं ना, इस पूरे व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों हमने देखा कि इस करोड़ों सालों से जो व्यवस्था चल रही है, उसमें हर वो चीज जो प्रकृति से बनती है, पर्यावरण से बनती है ना, उसे अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप प्रकृति उसका ख्याल रखती है, उसका विघटन, रिसाइकलिंग करती है। लेकिन ये ऐसी चीज, ये तेल के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके साथ नहीं होती। तेल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका ऐसा विघटन, ऐसी रिसाइकलिंग नॉर्मली इस व्यवस्था में नहीं होती। ये जो सूक्ष्म जीवों की व्यवस्था कुदरत ने माँ ने तैयार की है, उसमें ये तेल से बने हुए ये प्लास्टिक, रबर, ये पेट्रोकेमिकल नहीं, उसकी रिसाइकलिंग होती। इतना ही नहीं, ये जहां रहते हैं ना, वहां वहां जहर फैलाते हैं। वहां की जो व्यवस्था है, वहां के जो जीव है, पर्यावरण है, उसको बर्बाद करते हैं। इनफैक्ट आज समुद्र में, नदी में ये सब प्लास्टिक विस्टिक भरा हुआ है। लेकिन इसी जगह पे अगर पत्थर होते, यानी समुद्र में या नदी में आप पत्थर डालोगे, तो ये पत्थर या मेटल कोई भी, ये इनर्ट जैसे काम करते हैं। इनर्ट का मतलब ये है कि वो अपने आजू बाजू की जो प्रकृति है, इकोसिस्टम है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वैसे ये नहीं है, ये प्लास्टिक, ये रबर जहां भी रहेगा ना, वहां अपना जहर धीरे धीरे फैलाता है। और वैसे देखा जाए तो दोष इस ऑयल को भी नहीं देना चाहिए। यानी ये तो वैसी बात हो गई कि हत्या हमने नहीं, हत्या तो उस बंदूक ने की। उस बंदूक में जो गोलियां है ना, उसने हत्या की। दोष है हमारी सोच का। क्या जरूरत है हमें जो गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की? इस प्रकृति में जब हमारी माँ ने हर चीज की व्यवस्था हमारी की है, जो भी हमें चाहिए वो अगर हमें इस प्रकृति से मिल सकता है, कि क्या जरूरत है इस माइनिंग की? माइनिंग सबसे बड़ा पाप है इस पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति के लिए। वो समुद्र के अंदर सैकड़ों फीट नीचे जाके वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ उस तेल को निकालते हैं, और उसके साथ वो पानी हो, वो समुद्र हो, वो इकोसिस्टम, पर्यावरण, कितना कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी बर्बादी हम कर रहे हैं। अपने देश की बात करते हैं। अपने देश में भी कोयले के लिए इतनी सारी माइनिंग की जाती है, और अच्छा कोयले का रिजर्व उस जगह पे होता है जहां बहुत घना जंगल होता है। आज हमारे देश में कितने सारे जगह पे इस घने जंगलों को तोड़ के वो कोयले के लिए माइनिंग की जा रही है। क्या जरूरत है उसकी? कोई जरूरत नहीं। जो भी हमारी ऊर्जा की जरूरत हो या और कोई जरूरत हो, हर तरह की जरूरत ये प्रकृति पूरी कर सकती है। हमें सिर्फ इस प्रकृति के तत्वों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। जिस तरह से ये दुनिया, जब से हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, हजारों सालों तक सस्टेनेबल वे में सब चल रहा था। पिछले 200 साल भी नहीं हुए, इस 200 साल में जब से हमने इस फॉसिल फ्यूल को छुआ है, तब से, और इस सोच, यानी इतनी भयंकर, इतनी स्वार्थी सोच, जिसकी कोई जरूरत नहीं, इस सोच की वजह से आज ये बर्बादी है।
दोस्तों, आज हमारे देश में एक संकट है, एक संकट छाया हुआ है कि जिस संकट में अब एल नीनो यानी जो बारिश होनी चाहिए उस बारिश बारिश के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम हो रहा है एल नीनो का। अब एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक गर्म ऐसा प्रवाह है जो पानी में महासागर में ऐसा उसका उसकी शुरुआत होती है, और जब उसकी शुरुआत होती है तब जो मौसमी बादल बनने चाहिए वो कम कम बनते हैं, और जिसकी वजह से कम फिर वर्षा हमें प्राप्त होती है। अभी इस तरह का संकट इस साल हमारे पूरे देश में है, लेकिन इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर हम प्रकृति के नियम को समझें। और प्रकृति का नियम है रिसाइकलिंग। प्रकृति हर एक बूंद को, पानी के बूंद को अच्छी तरह से रिसाइकल करती है। ये पानी का जो चक्र है उसको तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से जो समुद्र का पानी उसकी भाप बन जाती है, भाप से बादल बन जाते हैं, और बादल गरजते हैं तो हमें वर्षा मिलती है, और उसके बाद यही पानी नदियों से फिर समुद्र को जाके मिलता है। यही रिसाइकल का तत्व जो प्रकृति करते, अगर हम इसे समझे तो हम इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए ना, हमें जितना पानी लगता है ना, 4% से 8% इतना ही पानी लगता है हमें पोर्टेबल यूज के लिए, यानी पानी जो पीने के लिए या हम जो खाना बनाते हैं उसके लिए। बाकी सब पानी नॉन पोर्टेबल यूज के लिए, जो हम 100% उसको अच्छी तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। अभी भारत ऐसा देश है कि जहां बहुत अच्छी पानी की उपलब्धता है, लेकिन इजराइल को देखिए, इजराइल में जहां बहुत कम पानी उपलब्ध है वहां हर एक बूंद को अच्छी तरह से उसका व्यवस्थापन किया जाता है, उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। दुबई हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप शहरों में से एक है। दुबई में इतना पानी अवेलेबल नहीं, वहां 90% से ज्यादा जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है। अमेरिका में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां तो कायदा है, कानून है बाकायदा कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो तो उस बिल्डिंग के साथ आपको ये वाटर रिसाइकलिंग का प्लांट लगाना कंपलसरी है, जहां वो ये सभी चीज, ये पानी को रिसाइकल करके फिर से उसको फ्लश हो, नॉन पोर्टेबल चीजें उसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल तो नामीबिया नाम का एक देश है अफ्रीका, उसमें एक शहर का है, जिस शहर का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस शहर में टॉयलेट के पानी को इस तरह से साफ किया जाता है, इस तरह से उसको शुद्ध या रिसाइकल किया जाता है कि उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस शहर का 35% जो पीने की पानी की जरूरत है वो इस टॉयलेट के पानी को रिसाइकल करके पूरी की जाती है। यानी अगर हम हम साथ हो, अगर हम इसके ऊपर रिसाइकलिंग के ऊपर काम करें तो हम एल नीनो का ये जो संकट है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और यही पर्पस है, यही उद्देश्य है 5E मिशन का। दोस्तों, 5E मिशन का बेसिकली ये पर्पस है कि ये उद्देश्य है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करें। एक बार लोग ऑर्गेनाइज हो, एक दिशा में वो काम करने लगे तो हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बिजनेस तो एकदम कोर एक्टिविटी है। 5E मिशन इस मंच के ऊपर बिजनेस यानी कंपलसरी है कि जिसके माध्यम से हम इस क्लाइमेट चेंज को रोकने वाले हैं। ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने वाले हैं। 5E मिशन के माध्यम से जो बिजनेस करेंगे उसके माध्यम से हमें वो जो 5E या 5 जो हमारे लक्ष्य, उसे पूरा करने के लिए बिजनेस कंपलसरी है। बिजनेस के माध्यम से ही हम 100% हमारे इस पर्यावरण का संवर्धन कर पाएंगे, क्योंकि तेल आधारित चीजों को हम रिप्लेस करेंगे। बिजनेस के माध्यम से ही हम 100% जो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है उसको पूरा करेंगे, उसका जनरेशन करेंगे। बिजनेस के माध्यम से ही हम किसानों को फसल के अच्छे दाम देंगे, महिलाओं का सक्षमीकरण करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें बनाने के लिए महिलाएं काम करेगी। बिजनेस के माध्यम से ही हम उस जगह का, उस कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास करेंगे। बिजनेस के माध्यम से ही हम उस प्रदेश को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे भी आगे जाने वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा इस 5E मिशन का, वो होगा कि ये लोग जब ऑर्गेनाइज होंगे, यानी लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक दिशा में उनको लेके जाना, और जब वो ऑर्गेनाइज होंगे, एक दिशा में काम करेंगे, तो कई सारे सामाजिक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। आज एल नीनो का जो चैलेंज है, हमारे गांव में, हमारे शहर में कई सारे पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं, युवा है, जो इस रिसाइकलिंग के बहुत सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम वही पानी को अच्छी तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, जो संकट है, उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और यही करना है हमें। हम जैसे ही इस ट्रांजिशन की शुरुआत करेंगे, इस फंडिंग की शुरुआत करेंगे, हम हर बिजनेस 5E मिशन के माध्यम से ही करेंगे,
ताकि हम ये जो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है, उद्देश्य है, उसको पूरा कर सके। एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे, ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे। और इस नए पर्व में हम मिलकर अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर। आपने आज जो हमें एक रास्ता यानी पथ दिखाया कि जिसके ऊपर चलकर भले ही उस पथ के ऊपर कितने शूल यानी कांटे या कठिनाइयाँ क्यों न हो, लेकिन हमें आगे चलना होगा। और हमें विश्वास है कि आप जैसा नाविक, आप जैसा एक कप्तान या लीडर हमें इस परीक्षा में सफलता दिलाकर इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकालेगा। तो वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमें आज गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, तो पूरे विश्व के ऊपर एक प्रतिकूल परिस्थिति बनी हुई है, भले ही वो आर्थिक हो या जो युद्ध जन्य परिस्थिति हो। तो इन सभी बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर कुछ ना कुछ असर हो रहा है। और अर्थ तज्ञ ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना पूरे विश्व में होती है तो सबसे ज्यादा असर जो गरीब देश होते हैं या आर्थिक एक लाइन के नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा असर होता है। और हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। और सबसे ज्यादा यही लोग किसानी से जुड़े हुए, यानी ये सबसे ज्यादा लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है। तो इसी खेती के ऊपर जो अल नीनो का असर हो रहा है, इसके बारे में भी सर ने हमें आज एक मार्गदर्शन किया। और जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, जो बेरोजगार युवा है, इन सभी लोगों को हम इनकी युवा शक्ति का इस्तेमाल कर कर इनकी जो एक नैतिकता है, इस नैतिकता का इस्तेमाल कर कर हमारे राष्ट्र को हम बलशाली कैसे बनाएंगे, ये रास्ता हमारे कप्तान ने आज हमें दिखाया है। उसी के साथ में हमें 5 मिशन के माध्यम से एक आंदोलन करना तैयार करना होगा कि यह आंदोलन यानी कोई शस्त्र उठाना नहीं है, यानी कहीं रास्ते पर उतरना नहीं है, तो एक दिशा में एक विचार से हमें काम करना है। मैं डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर का धन्यवाद यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो एमसीएल की आर्थिक फंडिंग की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसके बारे में उन्होंने रियल टाइम जानकारी हमें दी। तो धन्यवाद सर। मैं इस मंच से प्राजक्ता मैम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक आदर्श ऐसे इकोनॉमिस्ट के बारे में हमें उनके जीवन काल और उनके कार्य के बारे में जानकारी दी। मैं यहाँ पर सुरेंद्र मौर्य सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक लीडर, एक नेता कैसा हो और उसके गुण कैसे होते हैं और उन गुणों का पूरे संगठन के ऊपर कैसा असर होता है। यानी अगर अच्छा लीडर हो तो सफलता की जो संभावना है वो 95% तक बढ़ जाती है। और हमें गर्व है कि हमें एक प्रबल और प्रभावी नेतृत्व एज अ लीडर हमें मिला है। और हमारे श्याम सर इस पूरे मिशन को आखिर तक हम सब मिलकर लेके जाएंगे, यह विश्वास मैं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ में हमारी जो वेबिनार टीम है, संतराम सर, प्रियेश सर, वर्षा मैम, प्राजक्ता मैम और आनंद सर, इस सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस वेबिनार को बिना दिक्कत पूरा करने के लिए सहयोग किया। मैं उन सभी जहांबाजों का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। यानी इतना जबरदस्त और थैंकलेस जॉब, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े जो कार्य होते हैं वो कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर करते हैं और इन लोग को कोई अपेक्षा होती नहीं, सिर्फ लोगों की भलाई, सब संगठन की भलाई,
यह ध्यान में रखकर वो लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो सभी लोग हमारे सामने भी आ जाएंगे। मैं सभी एमएसएस, एमईपी, चैनल पार्टनर, किसान भाई जो भी आज यहाँ पर जुड़े हुए उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस वेबिनार के आखिरी चरण में मैं बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाते समय कुछ पंक्तियां कहूंगा, क्योंकि आज हमारे संगठन के जो लोग हैं, जो हमारे भाई बहन है, वो एक कठिन परिस्थिति में अटके हुए, तो उन्हीं सभी को मैं ये कविता समर्पित करता हूँ। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहे दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक मंजिल पा न सकूं, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ आप मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम, चलना हमारा काम। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराश क्यों मुझे, निराशा क्यों मुझे, धरती माँ साथ है, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकृति का नियम है गति। जो समझो रुक गया, वो थक गया, तो समझो खत्म हो गया। तो हमें चलना पड़ेगा, हमारे कार्य के ऊपर हमें निडर होकर आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज का ही वेबिनार यहीं पे खत्म होता है, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।